बीजेपी ने बंगाल में बड़ी जीत हासिल कर ली है और जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं 208, 209 सीटों पर बीजेपी आगे है और अब लगातार एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएम मोदी भी सामने आए। उन्होंने सामने आकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उन्हें संदेश भी दिया कि अब बीजेपी गंगा किनारे वाली पार्टी हो गई है। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक अब बीजेपी है और इसके बहुत गंभीर मायने भी हैं। हमारे साथ करिश्मा है और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। करिश्मा, बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़े आए हैं अब तक? जी देखिए, अगर बंगाल की बात करेंगे तो 293 सीटों पर ये चुनाव हुए। हालांकि देखिए एक जो सीट है वहां पर चुनाव 21 तारीख को होंगे, अभी उसकी बात नहीं करते, लेकिन 293 सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी जो है 208 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। टीएमसी की बात करेंगे तो 79। कांग्रेस का खाता जो है उदय इस बार खुला है, यानी कि अगर 2021 की चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। हालांकि देखिए बाई इलेक्शन हुआ तब एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में आई। अब देखिए 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में है और अदर की बात करेंगे तो 4 वहां पर है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभी भी बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। टीएमसी जो है 79 पर है। हालांकि देखिए ये जो आंकड़े आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रुझान सामने आने लगे हैं और ऐसे में बीजेपी जो है अब तक बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस का खाता जो है यहां पर खुला है। 2 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे नजर आ रही है। बिल्कुल राकेश जी, बीजेपी एक प्रचंड जीत की और देखिए टीएमसी के आंकड़े धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे समय गुजर रहा है टीएमसी के आंकड़े कम हो रहे हैं और बीजेपी का आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो बीजेपी की जो इस बार एक कोशिश थी कि बंगाल में जीत हासिल करनी है और उसके लिए जो एक स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बनाई थी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन सभी ने मिलकर, और नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला असाइनमेंट था और यहाँ पर नितिन नवीन जो हैं वो सफल साबित हुए हैं। तो नितिन नवीन जो है वो सफल साबित हुए हैं और अगर आप देखें तो ये चीज दिखेगी कि जो बंगाल है यहाँ पर आप देखिए तो जो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को उत्तर बंगाल, रार बंगाल में तो कामयाबी मिली ही है, दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है और उसी का परिणाम है कि बीजेपी 208 सीटों पर जो है वहां तक पहुंचते हुए दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में ये जीत और जो नरेंद्र मोदी का नारा था भय से भरोसे तक, भय नहीं भरोसा जो उन्होंने कहा था, तो जो भरोसा उन्होंने मतदाताओं को डाला कि आप आइए और वोट कीजिए, तो जो वोट आकर हुआ है उसमें बीजेपी को फायदा जो है वो दिख रहा है। 131 सीटों का फायदा पिछले चुनाव से बीजेपी को हुआ है, तो तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव से 135 सीटों का नुकसान है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार और ये एक इतिहास रच दिया गया है। अब बीजेपी बंगाल में आएगी तो वहां एक कहा जा सकता है कि एक नए सूरज का भी उदय होगा। और हम अब बात करेंगे आसाम को लेकर। आसाम से करिश्मा, अब तक क्या कुछ आंकड़े आए हैं? जी देखिए 126 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं और बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 102 सीटों पर बीजेपी है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 21 सीटों पर है और अदर की बात करेंगे तो 3, यानी कि एक बार फिर से हैट्रिक जो है वो बीजेपी ने बनाया है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस बार सीटें जो है कांग्रेस की कम हुई है। पिछले अगर चुनाव की बात करेंगे 2021 की तो 29 सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई थी, लेकिन इस बार 21 सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई है, यानी कि इस बार असम में कांग्रेस को झटका मिला है। जी देखिए उदय, अगर असम की हम बात करें तो जैसा कि करिश्मा ने बताया कि पिछले बार कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी और एआईयूडीएफ के साथ होने का उसको फायदा भी मिला था, क्योंकि एआईयूडीएफ जो है वो 16 सीटों पर चुनाव जीतने में जो है वो कामयाब रहा था। इस बार एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ा कांग्रेस ने इस इरादे के साथ कि जो हिंदू वोट है कहीं बीजेपी की तरफ पोलराइज्ड ना हो जाए। और यही वजह है कि पिछली बार अगर आप देखें तो जो 50 सीटें कांग्रेस लेड गठबंधन को मिली थी, जिसमें कांग्रेस के पास 29 और एआईयूडीएफ के पास 16 और जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट है उस बार
कांग्रेस के साथ ही उसको 4 सीट मिली थी और सीपीआईएम को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार बोडो पीपुल्स फ्रंट एनडीए के अलायंस में था, 10 सीटों पर चुनाव जीतने में वो भी कामयाब हुआ है और एआईयूडीएफ अलग से चुनाव लड़ रहा था। तो नुकसान कांग्रेस को भी हुआ, एआईयूडीएफ को भी हुआ, क्योंकि एआईयूडीएफ को सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी मिली है और कांग्रेस जो है वो आपको अगर अकेले देखें तो 19 सीटों पर जीतने में सफल रही है और 2 सीटों पर गठबंधन सहयोगी को मिलाकर 21 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है। तो अगर आप देखें तो एक स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक भी दिखता है कांग्रेस की तरफ से, जो उनको एक डर था कि कहीं हिंदू वोट बीजेपी की तरफ पोलराइज ना हो जाए, इस वजह से एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ा, लेकिन उसका लाभ मिला नहीं। हिंदू वोट पोलराइज्ड जो है वो फिर से एक बार बीजेपी के साथ हुए हैं और पिछली बार लगभग 44.5% वोट बीजेपी लेड अलायंस को मिला था। इस बार वो आंकड़ा जो है लगभग 49-50% के आसपास पहुंच गया है। तो एक क्लियर कट बढ़त यहां पर अगर आप देखें तो बीजेपी अकेले 82 सीट जीतने में कामयाब रही है, एजीपी भी 10 सीट जीत रही है। पिछली बार जो है एजीपी को 9 सीट मिला था तो 1 सीट का फायदा उसको भी हुआ है और जो बोडो पीपुल्स फ्रंट है उसको भी अगर आप देखें तो 10 सीट पर कामयाबी मिली है। तो कुल 102 सीट जो है वो एनडीए अलायंस को दिखता है यहां पर आपको असम में। तो एक वेल कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा। हेमंता बिस्वा शर्मा की अपनी लोकप्रियता थी, मामा जी के नाम से वो जाने जाते हैं और उनकी एक अपनी लोकप्रियता थी और उन्होंने जो एक विभेद किया तो जो अल्पसंख्यक वोटर्स थे तो उन्होंने घुसपैठिया और असमिया मुस्लिम के बीच जो है एक विभेद किया। उन्होंने कहा कि असमिया मुस्लिम तो हमारे अपने हैं, हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं। तो और उन्होंने कहा कि असमिया मुस्लिम के हक की हकमारी हो रही है घुसपैठियों के द्वारा। तो इन बातों के जरिए उन्होंने कुछ मुस्लिम वोट भी अपनी तरफ आकर्षित किए और हिंदू वोट तो उनकी तरफ पोलराइज थे ही। बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने प्रचार किया। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस जिसको आप कहते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा उसी को मानने वाले हैं, कांग्रेस में रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी जानते हैं। तो सब कुछ सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी बनाई, केंद्र का पूरा समर्थन था और यह प्रचंड जीत आपके सामने है। असम में बीजेपी की हैट्रिक। तो असम में बीजेपी की हैट्रिक हो गई है। दूसरे राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु से चौंकाने वाला परिणाम आया है। हालांकि एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा था कि थलापति विजय की चमत्कारिक जीत हो सकती है और वही हुआ है। उनका अब सीएम बनना तय माना जा रहा है। करिश्मा, क्या कुछ आंकड़े आए हैं तमिलनाडु से? जी देखिए, तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो 234 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं और डीएमके प्लस 66 बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम एडीएमके की बात करेंगे तो 60 और टीवीके प्लस की 108 सीटों पर है चुनाव लड़े। मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, 108 सीटों पर बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। वहीं अगर अदर की बात करेंगे तो 0 है। तो इस बार टीवीके जो है वो दमदार प्रदर्शन किया है और खुद जो विजय थालापति है वो इसका खुद नेतृत्व कर रहे थे और टीवीके प्लस जो है लगभग 108 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। जी देखिए उदय, तमिलनाडु के आंकड़े करिश्मा ने बताए। अब अगर यहां पर आप समीक्षा करें कि टीवीके को जीत कैसे मिली तो साउथ में एक ट्रेडिशन रहा है। वहां पर आप देखेंगे कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका अपना क्रेज होता है। एमजे रामचंद्रन 1972 में एआईएडीएमके के साथ आए और फिर 1977 में उनको कामयाबी मिली बड़े पैमाने पर और इसी तरह से एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में 1983 विधानसभा चुनावों में जो है बम्पर कामयाबी हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो यहां पर विजय थलपति हैं उनकी पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कड़गम जो है वो आपको यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 108 सीट, जैसा कि करिश्मा ने बताया कि 108 सीटों पर उनको बढ़त है और ये दिखता है कि जो टीवीके की पॉपुलैरिटी है वो अक्रॉस द कास्ट एंड रिलीजन रहा है। युवाओं की पहली पसंद रहे हैं और युवा वर्ग ने जमकर जो है थलपति विजय की पार्टी को वोट किया है, ये उसका नतीजा है।
डीएमके के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी कि देखिए मुख्यमंत्री और उनके बेटे जो है वो चुनाव नहीं बचा सके, तो ऐसी एंटी इनकम्बेंसी के बीच में जो जीत मिली है यहां पर अगर आप देखें तो थलपति विजय की पार्टी को बढ़त, हालांकि बहुमत नहीं मिला, बहुमत के आंकड़े से जो है वो अभी लगभग 10 सीट पीछे हैं, लेकिन उनको कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। उनका समर्थन करने के लिए तमाम पार्टियां वहां पर मौजूद हैं, तो कोई मेहनत उनको करनी नहीं है। अब देखना है कि कौन सी पार्टी उनका समर्थन करती है। डीएमके के लिए बड़ा झटका, उसको विश्वास था कि जो महिला आरक्षण का बिल गिरा था संसद में, उसके बाद वो एक माहौल बनाने में कामयाब रहा है, और महिला आरक्षण बिल की गिरने के बाद परिसीमन के मामले को लेकर जो है डीएमके ने ये बताया था कि तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बातें आम लोगों तक लगता है पहुंची नहीं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट थे वो आपको उसमें भी एक बड़ा हिस्सा टीवीके की तरफ गया है, और कुछ तो उनकी पॉपुलैरिटी के वोट थे ही, और कुछ वोट जो बीजेपी को जो लोग नहीं देना चाहते थे तो वो एआईएडीएमके चूंकि गठबंधन में था तो एआईएडीएमके को भी वोट नहीं कर सकते थे, तो जो लोग न डीएमके को और एआईएडीएमके को वोट करना चाहते थे उन्होंने भी जो है थलपति विजय की पार्टी को वोट किया है। और अब देखिए तो सुपरस्टार के तौर पर इस चुनाव में थलपति विजय उभर कर आए हैं। द्रविड़ राजनीति की जगह, चूंकि तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति पिछले 4-5 दशक से चल रहा था, तो अब वहां पर थलपति विजय की बारी आई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन क्लियर कट ये तय है कि अब थलपति विजय के नेतृत्व में ही अगली सरकार टीवीके की बनेगी। वहीं दूसरी तरफ केरल में भी क्लियर मैंडेट जनता ने दिया है और यूडीएफ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, और वहां सरकार बननी यूडीएफ की तय मानी जा रही है। करिश्मा, क्या कुछ आंकड़े आए हैं केरला से अब तक? जी देखिए, केरलम की बात करेंगे तो 140 सीटों पर वहां पर चुनाव हुए हैं, और एलडीएफ की बात करेंगे तो 65 सीटों पर आगे है, लेकिन यूडीएफ की बात करेंगे तो 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी की बात करेंगे तो इस बार बीजेपी का खाता खुला है केरलम में, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, और अदर की बात करेंगे तो फिलहाल शून्य है। 2021 के चुनाव को अगर हम देखें तो बीजेपी का खाता नहीं खुला था, शून्य पर बीजेपी थी, लेकिन इस बार बीजेपी का खाता खुला है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी कि 1 सीट का परिणाम सामने आ गया है। वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी है बीबी कुमार, उन्होंने जीत हासिल की है, और 2 सीटों पर बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, इस जीत के क्या मायने हैं? क्योंकि बीजेपी देखिए वहां काफी तैयारियों के साथ थी, लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन कहा जा सकता है कि एक पहचान बनाने में या एक वोट परसेंटेज लाने में कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो 19% से ज्यादा था। बीजेपी लेड अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इस चुनाव में देखें तो 12% से कम है, लगभग 11 से 11.5% के आसपास है। तो वो वोट जो हैं बीजेपी के कम हुए हैं। ये ट्रेंड केरल में दिखता भी है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते हैं, विधानसभा चुनाव में कम वोट मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी के लिहाज से कि उनका खाता खुला है। पिछली बार जैसा करिश्मा ने बताया कि कोई भी सीट जीत पाने में सफल नहीं रही थी बीजेपी, इस बार 3 सीटों पर कमल खिला है। राजीव चंद्रशेखर भी जो है वहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ये चीजें वहां पर दिखती हैं। मुरलीधर भी चुनाव जीते हैं, ये भी दिखता है। अब अगर आप बात कीजिए कि इस चुनाव के परिणाम के मायने, तो देखिए पहले जो एक ट्रेंड था कि एक टर्म एलडीएफ फिर अगला टर्म यूडीएफ का, इसको ब्रेक कर दिया था पिछले चुनाव में एलडीएफ ने, और पिनरई विजयन के नेतृत्व में जो एलडीएफ है उसने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था। तो चूंकि वहां पर एक ट्रेंड चलता है तो उस लिहाज से पिछली बार ही यूडीएफ की बारी थी तो वो उनको मिला नहीं, तो इस बार वो उनकी बारी आ गई है, और यूडीएफ जो है वो कमाल का प्रदर्शन उसने किया है। 102 सीटों की बढ़त पर है, मैक्सिमम सीटें वो जीत चुके हैं। तो यहां पर जो है ये दिखता है कि यूडीएफ के नेतृत्व में सरकार बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये एक यहां पर बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर कई दावेदार कांग्रेस की तरफ से हैं।
अब उसमें से कौन बनते हैं ये देखना पड़ेगा। अब उसमें अगर आप देखें तो वीडी सतीशन का दावा जो है, जो कि विपक्ष के नेता हैं, उनका दावा सबसे मजबूत है। जो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसने भी सतीशन के नाम का समर्थन पहले ही किया था। रमेश चेन्नीथला हैं और एक नाम केसी वेणुगोपाल का भी है, तो ये भी यहां पर दावेदारी करते दिख रहे हैं। नाम तो शशि थरूर का भी है, लेकिन संभावना उनकी कम दिखती है। तो केरल में एक प्रतीक्षित वापसी है यहां पर यूडीएफ की। और देखिए, खास बात यह है कि केरल में अगर आप कहिए तो वायनाड वो सीट है जहां से पहले राहुल गांधी चुनाव जीतते थे, अभी वहां से सांसद प्रियंका गांधी हैं। तो इस लिहाज से भी केरल पर कांग्रेस का पूरा फोकस था और इस जीत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो सक्रियता है केरल में, उसका भी योगदान है। चलिए, तो केरल में भी यूडीएफ की सरकार बननी तय है और केरल में कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब रही है, कम से कम सदन में आवाज गूंजेगी। करिश्मा, पुडुचेरी की बात की जाए तो पुडुचेरी के भी आंकड़े आ गए हैं और पुडुचेरी में अब बीजेपी की फिर से सरकार बननी तय मानी जा रही है। क्या कुछ आंकड़े हैं? जी देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर 30 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें एनडीए जो है 18 सीटों पर जीत हासिल किया है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 6 सीटों पर जीत हासिल किया है और अदर की बात करेंगे तो 6 सीटों पर जीत हासिल किया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था और टक्कर जो है वो देखने को मिला है। 18 सीट पर एनडीए है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 6 सीटों पर कांग्रेस है। जी, या अगर करिश्मा ने जैसा बताया कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प था, लेकिन बीजेपी अलायंस जो है यहाँ पर आपको AINRC जो हैं ऑल इंडिया NR कांग्रेस, जिसके कि एन रंगास्वामी हैं और जो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके ही ये गठबंधन था जिसमें बीजेपी और AIADMK भी शामिल है। तो AINRC ने जो कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसमें से 12 सीटों पर जो है वो कामयाबी हासिल की है। बीजेपी को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और AIADMK को 1 सीट पर जो है वो कामयाबी मिली है। DMK कांग्रेस के साथ गठबंधन में था, तो DMK को 5 और कांग्रेस को 1 सीट पर कामयाबी मिलते हुए दिख रही है। और दिलचस्प ये है उदय कि पुडुचेरी में थलपति विजय भी थे, उनकी पार्टी भी यहां चुनाव लड़ रही थी और TVK जो है यहां 2 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। निर्दलीय भी 3 सीटों पर आगे हैं, LJK और NYMK के पास 1-1 सीटें हैं। तो ऑलमोस्ट ये कंफर्म दिख रहा है कि एन रंगास्वामी एक बार फिर से पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, NDA की सरकार पुडुचेरी में। चलिए, तो NDA की सरकार पुडुचेरी में फिर से बन रही है और वहां बीजेपी को दूसरी बार फिर से जनमत मिला है, जनता का साथ मिला है।